आपको बता रहे हैं जी साइफन ट्यूब कैसे लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइफन ट्यूब है जी। ये थोड़ी सी कर्व है, कर्व थोड़ा सा ज़्यादा हो या कम हो वो खाले के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। सही। खाले का लेवल पानी का ऊंचा, हाँ पानी थोड़ा सा ऊंचा होगा तो वो नीचे की तरफ आसानी से आ जाएगा जी। ये खाले में पानी इस वक्त कम है, भरा हुआ होगा तो बहुत प्रेशर से पानी आएगा। सही हो गया। ये पाइप को हमने पानी के अंदर लेके जाना है और यहाँ से हाथ रख लेना है ताकि वैक्यूम बन जाए। अब ये पानी ऊपर तक आ गया जी, इसको हम दोबारा स्पीड से नीचे लेके जाएंगे और हाथ की हरकत से। अच्छा वो फिर ज़्यादा भर रही है, ठीक है। ये अब पानी ऊपर आ गया। अब ये इसको इधर रख देंगे। ये पानी चला गया। प्रेशर पूरा नहीं है जी, दोबारा ट्राई पानी करें। पूरा कम है इसमें। ये देखें जी, इस तरह ट्यूब से आप बगैर किसी एनर्जी को इन्वॉल्व किए हुए पानी इस तरह ले सकते हैं। और इसी टेक्निक से नहरों से पानी चोरी करते हैं ज़मींदार बगैर किसी खर्चे के। अच्छा जी, साइफन ट्यूब से इस तरह ये इनमें पानी लगाने से क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं जी, क्या मकसद है इस तरह? ये मकसद है कि पानी फ्रो के अंदर जाता है आहिस्ता आहिस्ता जी और वो आहिस्ता आहिस्ता बेड के अंदर जज्ब होता है। जो बेड के अंदर हमें वतर चाहिए होता है जी, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी जाने से वतर ऊपर की तरफ चढ़ता है। अगर हम एक ही दफ़ा इसको भर देंगे पानी या तो वो एपरेट हो जाएगा या ज़मीन में चला जाएगा, वो बेड के अंदर नहीं पहुँचेगा। आहिस्ता आहिस्ता अगर इसमें पानी जाता जाएगा तो वो उसकी नमी बेड के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले शुरू किया है जी जी। तो ये तकरीबन 2 इंच तक इसकी नमी पहुँच गई है। ट्यूब से पानी लगाने का क्या टेक्निक है जी, क्या इसमें साइंस है क्या? पानी स्लो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जाता है और वो बेड के अंदर ऑब्जर्व होता जाता है। फ्लड इरिगेशन नहीं होती, बस वतर पौधों तक और बेड के अंदर तक पहुंचता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। सही हो गया। और पौधों को सिर्फ वतर की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, जी, उन्हें फ्लड इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। पानी में डूबने नहीं चाहिए बेड। पानी में डूबना नहीं चाहिए, हाँ जी, सिर्फ इनको नमी पहुँचे। सिर्फ नमी पहुँचनी चाहिए। और ये ट्यूब से लगाने का मकसद ये है कि ऐसा ऐसा पानी जाएगा, आहिस्ता थोड़ा पानी थोड़ा जाएगा, जज्ब होता जाए बेड्स के अंदर, ज़्यादा होता जाएगा, नमी इसको ज़्यादा देर मिलेगी। ज़्यादा देर तक। अगर ये शॉर्ट वक्त में ये खेलियाँ भर दें और बंद कर दें तो फिर ये पूरा बेड जो है वो नमी से नहीं, वो फिर नमी नहीं होगी, वो थोड़ी सिर्फ इतनी सी जगह पे होगी, किनारे पे तक उसका मॉइस्चर जाएगा और वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, किनारे तक सिर्फ। वैसे तो इन बेड्स के अंदर अभी वतर होगा, लेकिन नीचे वतर है। जी बिल्कुल है। इस तरीके आप पक्षी से कितनी पानी की बचत है जी कासिम साहब? इस तरीके से काफ़ी हद तक बचत है, लेकिन पानी नंबर ऑफ वाटर जो है ना वो शुरू में ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। अच्छा जब तक आप इन ज़मीनों के ऊपर मल्चिंग नहीं कर देते, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं बिछा देते, जी, उस वक्त तक थोड़ा सा है मसला, बार बार पानी लगाना पड़ता है, लेकिन पानी को 70 से 80% कम लगता है। सही हो गया। वैसे अगर 2 एकड़ भरने तो आपको कोई घंटा 2 घंटे पानी चाहिए। इस तरीके से अगर आपने पानी लगाना तो बड़ी जल्दी भी भर जाता है। मल्चिंग से ये बेड कवर हो जाते हैं, मल्चिंग से बेड कवर हो जाएंगे, नमी देर तक रहती है, उससे नीचे नमी आ चुकी है। जी जी खाला कितनी दूर है, ये कुछ 6-7 फीट का एरिया है, जी जी, इसमें नमी पहुंच चुकी है, सही। वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंची है। तो फसलों को या पौधों को उगने के लिए बस इसी नमी की ज़रूरत है, ज़रूरत होती है, फ्लड वाटर की इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती जी और ना इनको बहुत ज़्यादा पानी की डुबोने की ज़रूरत होती है। इनको वतर चाहिए होता है जी, जो इसको मिल रहा है। ज़्यादा पानी लगाकर हम पौधे को सिर्फ इतना पानी चाहिए होता है कि मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जी, वो पानी के अंदर हल करके पौधे को ऊपर तक पहुँचते हैं और पानी उसमें से फिर एवेपोरेट हो जाता है। सही सिर्फ इतना पौधे को पानी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर पानी हम देंगे तो वो पौधे को स्ट्रेस देगा। सही। ये आप देख सकते हैं जो फसलें बनने पे ऊपर हैं, जो बीज बनने के ऊपर उगते हैं, उनकी ग्रोथ बेहतर होती है बजाय उनके जो पानी के अंदर होते हैं। सही है, बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा ये बेड कितना चौड़ा है कासिम साहब, ये बताएं? ये तकरीबन 42 इंच है। 42 इंच बेड इससे नमी में आ जाता है सारा। हाँ जी बिल्कुल आ जाए। इसमें और फसलें, आपने तो बाग लगाया हुआ है, इसमें और फसलें लगाएंगे तो किस टेक्निक से लगाएंगे? इसी टेक्निक से लगाएंगे सारा कुछ। कितनी लाइन इसमें लग सकती हैं? मक्की लगाना चाह रहे हैं हम। मक्की की 3 लाइनें लगती हैं। अच्छा जी,
एक सेंटर में आ जाती है और बाकी साइड से कोई 3-4 इंच छोड़ के उस साइडों में तो उसकी लाइनें आ जाती हैं। सही है। कितनी पानी की बचत हो जाती है इस टेक्निक से? इस तरीक़ेकार को अगर तो पूरा फॉलो करें तो 80% से ज़्यादा बचत हो चुकी है, लेकिन इस वक्त भी जो चल रहा है ये 60-70% तक इसमें सेविंग है अपन। अच्छा कासिम साहब, ये बताएं कि इन बेड्स को आप दोबारा फिर क्या हाल चलाएंगे, रीशेप करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन ये असल में बनाए तो इस नीयत से हैं परमानेंट रेस्ड बेड। जी। इन्हें ख़त्म करने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर बेड शेपर अवेलेबल नहीं था, जी। इसलिए इनकी शेप सही तरह से नहीं बन सकी। किसी जगह साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, किसी जगह बड़ा हो गया। जी। इसको हम मेंटेन करेंगे। उसके बाद ये परमानेंट बेड है, इनको हम ख़त्म नहीं करेंगे। और इन्हीं बेड्स पे आपकी बायो एक्टिविटी इतनी हो जाएगी, बैक्टीरियाज, फंजी और केचुए शुरू हो जाएगी, तो ज़मीन बिल्कुल नरम हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह वो हाथ में आ जाया करेगी। केचुए की एक्टिविटी से? हाँ जी, केचुए भी हो जाएंगे, बैक्टीरिया भी हो जाएंगे, फिर इस ज़मीन के ऊपर मल्चिंग हो जाएगी। क्या सिफारिश करते हैं आपके लोग इस तरीक़ा काश्त पे आ जाएं तो क्या फ़वाद हासिल होंगे, कौन कौन सी बचत होगी उनको? इंशाल्लाह जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो इम्प्लीमेंट्स हैं, डीजल के अखराजात बार बार हल चलाने के, जी, वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके पानी का अखराजात जो हैं वो कम हो जाएंगे। पानी आपने बेड्स पे देना और बत्तर कायम रखना है। जब मल्चिंग हो जाएगी तो वो पानी ज़ाया नहीं होगा, वेपोरेट नहीं होगा। उसके बाद इस तरीके पे आने के बाद ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है ऑलरेडी, वो अवेलेबल फार्म में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ज़मीन को एक माहौल बनना शुरू हो जाता है ज़मीन के अंदर। और बैक्टीरियाज, केचुए और जो ज़मीन में पौधों की जड़ें हैं, और उस ऊपर जो मल्चिंग करेंगे, वो उसी के ज़रिए पौधों की खुराक कुदरती तौर पर अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। और हमें शुरू में कुछ फोलियर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी, और बहुत कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। फर्टिलाइज़र, पानी, हल और स्प्रे वगैरह की बचत। यानी असल जो महंगाई जिस वजह से हमें डीजल के अखराजात, पानी के अखराजात और उसके बाद खादों के अखराजात, ये आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ज़मींदार जो रोना रो रहा है कि हमारी फसलें मुनाफा नहीं दे रही, पैदावार अच्छी नहीं आ रही, या हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, तो इस हम पैदावार के चक्कर में है कि मेरी 80 मन पैदावार आ जाए जी। और हम गंदम की बात करते हैं कि इस वक्त गंदम का रेट पाकिस्तान में 1300 रुपये और इंटरनेशनल रेट इस वक्त को 800-900 रुपये के करीब है जी। और हम अगर इसका अंदाज़ा लगाएं तो हमें अपनी गंदम जो है वो 900 रुपये मन के करीब पड़ रही है। सही। इंटरनेशनली तो हम लॉस में हैं। हम फ़ायदे में उस वक्त जाएंगे जब यही गंदम हमें 100 रुपये मन में पड़े। अच्छा, वाहिद यही तरीका है कि हम अपनी गंदम 100 रुपये मन के हिसाब से पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ना हल चलाने की आपको ज़रूरत होगी जी, ना इसमें आपको खादें बहुत ज़्यादा ज़रूरत। हम इंटेलिजेंटली शुरू में बहुत कम खादें इस्तेमाल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है। बीज कितना 1 एकड़ के लिए आप रिकमेंड करते हैं जी? जो हमारे जिन दोस्तों ने कामयाब तजर्बा किया उन्होंने 4 किलो बीज लगाया हुआ है फी एकड़ गंदम का। फी एकड़। और कितनी? और पिछले साल उनकी कोई 67 समथिंग पैदावार आई थी पिछले साल। सही है। लेकिन ये एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप कहें कि एक ही साल में ऐसे हो जाएगा तो ऐसे नहीं मुमकिन। अच्छा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 या 2 साल इसको कम से कम लगेगा। सही है। इधर आ जाए।